हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज रे ऑप्टिक्स का नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और हो जाइए मेरे साथ शुरू बिना कोई टाइम खराब किए हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रिफ्लेक्शन के पिछले वीडियो देख लिए थे या देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें, क्यों बेसिक्स कभी नहीं बदलते, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी कंडीशंस, एक फार्मूला और फिर उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे TIR, शॉर्टकट में लिखेंगे हम TIR। तो देखिए आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? डेंसर से रेयर में जाने का मतलब है कि लाइट की वेलोसिटी बढ़ती है तो नॉर्मल से दूर हटती है एकदम तेजी के साथ, और जब रेयर से डेंसर में आती है तो डिप होती है, वेलोसिटी कम होती है, तो वो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये तो रिफ्रैक्शन का बेसिक है, आपको पता ही है। और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता ही है, sin I अपॉन sin R इक्वल टू 1/μ2 या μ2 अपॉन μ1, ठीक है ना। तो चलिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है TI और ऑन के लिए, तो दोनों कंडीशन पहले लिख देते हैं। कंडीशंस फॉर TIR, मैंने कहा अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR ही कहेंगे। नंबर 1, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल होनी चाहिए? मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन। और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है देखिए, वो भी बता देता हूं। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम at which refracted angle becomes 90 is called as critical angle। डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस पे ग्लेस करती है, मतलब सरफेस से टच होती हुई जाने लगती है, ठीक है ना, सरफेस पे आ जाती है। देखो डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो, ध्यान से समझिए, ये डेंसर मीडियम है, ये इंसिडेंट रे, और ये है आपका नॉर्मल। अब डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम लाइट जाएगी, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर में लाइट जाती है बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हटती है। ये एंगल R होता है और ये एंगल होता है I। R बना दिया।
ये एंगल होता है आई, मतलब आई जो है ना हमेशा आर से छोटा होगा। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दें तो रिफ्रैक्टेड रे और बढ़ जाएगी, और बढ़ा दें और बेंड हो जाएगी। एक कंडीशन क्या है, आपको नहीं लगता अगर हम इसको बढ़ाते जाए, इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाते जाए तो ये और बेंड होती जाएगी, बेंड होते होते क्या हो जाएगी, ये इस सरफेस पे टेंजेंट बन जाएगी रे। ये रे इस सरफेस पे टेंजेंट बनने का मतलब ये आर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसे ही आर 90 हो जाएगा मतलब उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आई है और ये आर है। अगर आई को थोड़ा और बढ़ा दें, ऐसे कर दें, थोड़ा और बढ़ा दें ऐसे करके, तो ये आर थोड़ा और बढ़ जाएगा, बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, ऐसे हो जाएगी ये रे बेंड होते होते ऐसे हो जाएगी। तो जैसे ही सरफेस पे ये रे आ जाएगी तो आर कितना हो जाएगा, 90। उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना। दूसरी डायग्राम बता देता हूं। ये लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इतना बढ़ा दिया, रिफ्रैक्टेड रे आपकी यहां आ गई, तो ये जो एंगल आर है ना ये वाला, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। उस समय जो एंगल होगा आई, ये क्या कहलाएगा, आई सी। उस समय ये आई बराबर क्या कहलाएगा, आई सी कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। जब ये आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए अगर हमें इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दें, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें ऐसे, तो यहां तक तो रिफ्लेक्टेड रे आई ही है। अब ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसको बढ़ा रहे हैं एंगल को, तो ये एंगल बढ़ रहा है ऐसे से ऐसे से। अब यहां तक तो आ गई रे, अगर इसको हम और बढ़ाएंगे तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। जब सेम मीडियम वापस आ जाएगी तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये तो रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब उसी मीडियम में लाइट रे वापस आ जाएगी। तीसरा स्टेज बता रहा हूं मैं, देखो बहुत आसान चीज है। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर देन कर दिया क्रिटिकल एंगल, इसे थोड़ा और बढ़ा दिया। अब रिफ्रैक्टेड रे यहां तक तो आई था इसी मीडियम में, अब रिफ्रैक्टेड रे और बेंड हो जाएगी तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये 3 डायग्राम्स हमने समझाया TIR होता क्या है। जब लाइट रे डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हटती है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 का। उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, then light ray returns back to the same medium, then this phenomena is called as total internal reflection। ये डायग्राम नोट कीजिए, फिर मैं बता देता हूं। यहां कहो तो मैं लिख दूं। ये दोनों कंडीशन आपने नोट कर ली होगी, मैं हटा रहा हूं उनको। डायग्राम को मत हटाना, अभी यहां से एक फार्मूला निकालेंगे। अब हम डेफिनेशन पे आ रहे हैं, किसकी, TIR की। When light ray अब अपने TIR का मतलब समझ में आ गया तो सारी चीजें मिक्स कर दो। When light ray travel from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। ये पता ही है ना, it bends away from normal।
जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, एज एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes greater than critical angle, then light ray reflected back to the same medium, returns back to the same medium. This phenomena is called as total internal reflection, TIR. जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, हमने यहाँ 3 डायग्राम समझाए, तो नॉर्मल से दूर हटती है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे ग्लेज करती, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का हो जाता है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, हम बता चुके हैं। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो लाइट रे सेम मीडियम में वापस आ जाती है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब यहां से सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला बनता है यहां से, एट द स्टेज ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखो तीनों डायग्राम बने आपके पास। एट द स्टेज ऑफ क्रिटिकल एंगल, जरा स्नेल्स लॉ लगाएं। डेंसर से कहां जा रहे हैं? रेयर मीडियम में। डी म्यू आर, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। रटना मत ग्लास से एयर में जा रहे हैं या वाटर से एयर, हमने जनरल वर्ड ले लिया डी म्यू आर। डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90। डेंसर से रेयर में गए ना, तो डी म्यू आर लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम रिस्पेक्ट टू डेंसर, मतलब जिधर से जिधर जाते हैं। ठीक है ना। या म्यू डी साइन IC इक्वल टू म्यू आर साइन, एक ही बात है। चलिए, तो डी म्यू आर आ जाएगा साइन IC, साइन 90 कितना होता है 1। इसका मतलब यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? डी म्यू आर इज इक्वल टू साइन IC। और डी म्यू आर का मतलब क्या होता है? 1 म्यू 2 का मतलब क्या होता था? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता था। तो हम इस रिलेशन को डी म्यू आर को, कई बार आर म्यू डी होता है, अगर आर म्यू डी लिखना चाहें, आर म्यू डी लिखना चाहें तो ये 1 अपॉन साइन IC आ जाएगा। अब आपको इस स्टेज पे ये समझ में आना चाहिए आर म्यू डी का मतलब क्या है। आर म्यू डी का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रिस्पेक्ट टू रेयर। डी म्यू आर का मतलब रेयर का डेंसर रिस्पेक्ट में। आप देखो ना, आप तो ये बेसिक से चलो ना, डेंसर से रेयर में गए तो डी से आर में गए, साइन आई अपॉन साइन आर, फार्मूला ये रिलेशन आ गया। अब इसको उल्टा करना था, ऐसे लिख लो, समझ गए ना। अब डी म्यू आर का मतलब क्या होता है? म्यू आर अपॉन म्यू डी। इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हो, डी म्यू आर 1 म्यू 2 का मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है, तो म्यू आर अपॉन म्यू डी इज इक्वल टू साइन IC। म्यू अब आर अपॉन म्यू डी इज इक्वल टू साइन IC। ये नोट कर लो, इसी से हम सारे क्वेश्चन या आगे हम पढ़ने वाले हैं। नोट कीजिए फटाफट। देखिए TIR के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑप्टिकल फाइबर है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। मिराज है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, बहुत सारे 10th में आपने एग्जाम्पल पढ़े थे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस देम। हम मेन फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे कि TIR पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल होता है, एरिया ऑफ विजिबल रीजन। मतलब पानी में या ग्लास में कहीं बॉटम पे लाइट का सोर्स है या वहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फिश वाला प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, नीचे फिश है, उसको कितना टॉप का एरिया विजिबल होगा, उसकी आई से जो लाइट रे जाएगी ना ऊपर, तो वो कितना एरिया देख सकती है पानी का। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम करवा रहे हैं।
तो ये नोट कर लिया होगा। चलिए हटा देते हैं इसको हटा देते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, एरिया ऑफ विजिबल रीजन। एरिया ऑफ विजिबल रीजन, एरिया ऑफ विजिबल रीजन। चलिए कॉन्सेप्ट समझ लें आप लोग। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है या सोर्स ऑफ लाइट है। अब एरिया ऑफ विजिबल रीजन का मतलब ये, वैसे यहां से लाइट कौन वाली, जैसे यहां से लाइट इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, सब जगह जा रही है, सब जगह जा रही है, ऐसे करके हमने लाइट का सोर्स ही मान लिया। अब आपको पता है जैसे ही लाइट, जैसे यहां पर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल हो गया, कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल IC, तो वो लाइट तो यहां चली जाएगी। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने वाली लाइट क्या हो जाएगी, नीचे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो जो लाइट क्रिटिकल एंगल पे सरफेस पे गिरेगी, जो लाइट रे यहां ऑब्जेक्ट से जा रही है सरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होगी, वहां तक का जो एरिया है, एरिया हमने क्रिटिकल एंगल IC, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला इतना एरिया विजिबल होगा टॉप का, इतना एरिया हमें दिखेगा। लाइटें जा रही है ना सोर्स से, इधर 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 चारों तरफ जा रही है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जो लाइट गिरेगी वो तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, वो विजिबल नहीं होगी। क्रिटिकल एंगल तक की जो लाइट है वो हमें विजिबल होगी, तो ये एरिया विजिबल होगा अपने को। अगर हम ये हाइट h ले लें, ये रेडियस r ले लें, तो एरिया जो विजिबल एरिया आएगा वो आएगा पाई r²। पहली बात तो ये है, ये एरिया पाई r² होगा। अब ये पाई r² होगा तो सही, ये r हमें मिलेगा कहां से, क्वेश्चन ये है कि r हमें मिलेगा कहां से। तो देखिए ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। ये डेंसर मीडियम है, रेरर मीडियम। हम कहां से कहां जा रहे हैं, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं। देखो ये r बराबर कितना हो गया यहाँ पर 90, ये एंगल r है, ये r रेडियस है, ये एंगल r है। जरा स्नेल्स लॉ लगा के मैं बताया था d म्यू r, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, तो देखिए d म्यू r इक्वल टू साइन IC, या हमने लिखा था म्यू r अपॉन म्यू d इक्वल टू साइन IC। हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे यहाँ क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल वाली लाइट होगी, वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, वो आपको विजिबल नहीं होगी। तो हमें क्रिटिकल एंगल तक ही लेना है, तो क्रिटिकल एंगल वाला हमने फार्मूला लगा दिया, d म्यू r इक्वल टू क्या होता है, साइन IC। डेंसर से कहां जा रहे हैं, रेरर में। हमें एरिया ऑफ विजिबल रीजन चाहिए, तो हमें ये रेडियस चाहिए इसकी, फिर तो एरिया पाई r² से आ ही जाएगा, ठीक है ना। और ये डेंसर मीडियम की जो डेप्थ है, जिसको हमने हाइट दिया वो h है, ये आपको दी जाएगी किसी न किसी फॉर्म में, ये आपका ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ में है। तो d म्यू r इक्वल टू साइन IC, d म्यू r का मतलब म्यू r अपॉन म्यू d साइन IC। यहां से एक साइन IC का ट्रायंगल बना लो। देखिए आपने पढ़ा होगा, इसको अगर हम IC ले लें तो साइन थीटा इक्वल टू का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हो गया म्यू r और ये हो गया म्यू d, तो ये वाला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू d स्क्वायर माइनस म्यू r²। और तीसरी साइड निकाल सकते हैं ना, बस साइन IC बराबर म्यू r अपॉन म्यू d,
तो IC का एक ट्रायंगल बना लिया, ये म्यू आर हो गया, ये म्यू डी का हो गया। अब हमें ये H हाइट आपको किसी न किसी फॉर्म में दी जाएगी। अब फार्मूला लगाते हैं हम tan IC, ये एंगल IC है तो ये भी IC होगा भाई, ये एंगल IC है ये वाला, तो ये भी IC होगा। तो tan IC इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल में tan IC इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस R अपॉन H। हमें R चाहिए था तो R बराबर आ जाएगा H tan IC, ये हो जाएगा H। अब tan IC यहां से निकाल लो, IC का ट्रायंगल मेरे पास है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो म्यू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर, म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। समझ गए ना? अब तो दिक्कत ही क्या है, H म्यू आर। अब देखना है हम क्या कर रहे हैं, यहां दोनों जगह से म्यू आर को बाहर निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट के बाहर म्यू आर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, म्यू डी अपॉन म्यू आर का स्क्वायर माइनस 1, म्यू आर से म्यू आर गया, क्या जाएगा H अपॉन अंडर रूट म्यू डी अपॉन म्यू आर का मतलब, म्यू डी अपॉन म्यू आर का मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन का मतलब 1 म्यू टू होता ना, ये हो जाएगा R म्यू डी का स्क्वायर माइनस 1। यहां से आपका R आ गया, मतलब R का फार्मूला क्या गया, H अपॉन अंडर रूट R म्यू डी का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बेसिकली R म्यू डी है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रिस्पेक्ट टू रेयरर। रेयरर मीडियम जनरली क्या होता है, एयर होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका स्क्वायर कर दो, उसमें -1 कर दो, H पता है तो आपको R आ जाएगा, और R जब आ जाए तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, R जब आ जाएगा तो एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर से, ये नोट कर लो कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल एंगल पे लाइट डालनी है, स्नेल्स लॉ लगाना है, साइन IC का ट्रायंगल बनाना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखलाना, इसमें tan IC लगा देना, आपका फार्मूला आ जाएगा। R निकालने का तरीका, R इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, R म्यू डी, R म्यू डी मतलब म्यू डी अपॉन म्यू आर, डेंसर अपॉन रेयरर, डेंसर ये रहा, रेयरर ये रहा, रेयरर तो बनी है तो डेंसर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पर लिखना है। चलिए हटा रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हटा दूं, चलिए क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं है। इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कोई डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया अंडर रूट 2, हाइट दी गई ये 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस R है, और म्यू R इक्वल टू दिया गया 1, ठीक है ना, IC होता है यार। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया गया, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया गया है। डेप्थ ऑफ द डेंसर मीडियम ये 10 दी गई, मतलब जिसको हमने हाइट कहा था, और आपको निकालना है एरिया ऑफ द विजिबल रीजन। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है ये R निकालना। तो R बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो H अपॉन अंडर रूट, ये R म्यू डी का मतलब होता है म्यू डी अपॉन म्यू आर, ये क्या बताया, R म्यू डी का मतलब होता है म्यू डी अपॉन म्यू आर, म्यू डी ये अंडर रूट 2 म्यू आर 1 है, तो R म्यू डी आ गया ना आपके पास,
ये आर म्यू डी आ गया अंडर रूट 2। तो अब एच अपॉन फार्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ आर म्यू डी का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एच तो 10 हो गया अपॉन अंडर रूट आर म्यू डी कितना है रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही आएगा। तो ये तो आपका 10 ही आ गया ना, 10 सेंटीमीटर। अब एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आए कर गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, इतना सा छोटा क्वेश्चन होता है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में दिया जाता है मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इतना सा छोटा क्वेश्चन होता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है फिश वाला, मैं बता दूं कॉन्सेप्ट। हटाएं, चलिए फिश अगर पानी के अंदर है, देखिए वर्ड फिश से जो फिश से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पानी के नीचे फिश है, आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल वाला जो फील्ड ऑफ व्यू है वो नहीं हो सकता है। तो फिश पहली चीज है, फिश जो है ना आउटसाइड वर्ल्ड को 180 डिग्री तक देखती है, 90 90 180। फिश आउटसाइड वर्ल्ड को 180 डिग्री तक देखती है, बाहर की दुनिया। अब बाहर की दुनिया को देखने के लिए वो कितना एंगल कवर करती है, देखिए क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस, ये वाटर है ये एयर है, क्रिटिकल एंगल वही फार्मूला लगाती है साइन आई सी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर 1 हो गया, रेयर मीडियम हवा है और डेंसर मीडियम पानी है, 4/3 पलट के 3/4 हो गया। साइन आई सी इक्वल टू 3/4, दिस गिव्स आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 लगभग 49 डिग्री। तो ये आई सी कितना आ गया 49, और 49 ये 49 ये। तो टू सी आउटसाइड वर्ल्ड फिश कवर्स एन एंगल ऑफ 2 IC, ये इतना एंगल कवर करती है। बाहर की दुनिया देखने के लिए फिश कितना एंगल कवर करती है, कितना एंगल कवर करती है 2 इंटू IC, मतलब 2 इंटू 49 98। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको याद रखिए कि पानी के अंदर अगर मछली है तो बाहर की दुनिया देखने के लिए कितना एंगल कवर करती है 98 डिग्री, और फिश बाहर की दुनिया को 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक, जैसे यहाँ पे ना 180 डिग्री तक देख सकती है, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल एंगल से जो विजिबल रीजन के क्वेश्चन थे वो हमने विजिबल एरिया वाले बताए हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं क्रिटिकल एंगल से, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर लें अगर आपको नोट करना है, मतलब बहुत आसान है। हटाएं, चलिए एक JEE 2003 का क्वेश्चन लेता हूँ, देखो कितना सरल होता है क्वेश्चन। JEE 2003 का क्वेश्चन लेता हूं। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ म्यू जी इज, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ म्यू जी इज, म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, ये म्यू वाटर है 4/3 आपको दिया गया। लाइट रे इस तरह से एंटर हुई, ठीक है ना, लाइट रे इस तरह से एंटर हुई।
तो अब ये एयर से किस में जा रही, ग्लास में, बैंड हुई, फिर नॉर्मल डालिए, ग्लास किस में जाएगी, वाटर में, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर यहाँ नॉर्मल डालिए। अब यहाँ पर दिया गया है ये 90 डिग्री, मतलब ये आईसी पे जाती है, आईसी एंगल दिया गया है। आईसी देने का मतलब ये आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये वाटर है। यहां जब इस सरफेस पे लाइट रे आई तो क्रिटिकल एंगल पे आई, तो मतलब ये आर बराबर 90 हो गया। आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आप लगाइए, थोड़ा 1 मिनट सोचिए। ये आईसी है तो ये भी आईसी होगा। देखिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या बेसिकली, इसे अपन जिसको लिखते हैं ना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ऐसे लिखते हैं ना। देखो हम आपको बताएं, ये पहला मीडियम है, इसका म्यू वन है, इसका म्यू टू है, ठीक है ना। तो लाइट रे ऐसे गई, मतलब ऐसे हो गई, ये आई हो गया। अभी तो आप स्नेल्स लॉ क्या लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू टू या म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू, यही मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि मतलब जिस मीडियम में आप जा रहे हैं, जिस मीडियम, जैसे ये एंगल आई है मान लो, ये भी आई हो गया, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका एंगल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका एंगल, देखो ना, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसके एंगल के साथ साइन ले लिया, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। तो ये जनरल एक स्नेल्स लॉ है, तो आप यहां पर लगा दें तो म्यू जी साइन आई आ जाएगा। देखो यहां लगा रहा हूं, म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू, यहां म्यू डब्ल्यू साइन आई सी, आगे आ जाओ, म्यू एयर साइन 90, ये देखो आप, यही बनेगा ना तीनों मीडियम के लिए, म्यू एयर इंटू साइन 90, और म्यू एयर कितना होता है 1, ये तो 1 होता है ना, म्यू जी साइन आई, म्यू डब्ल्यू साइन आई सी, म्यू एयर साइन, मतलब ये म्यू जी में आई एंगल है तो साइन आई, डब्ल्यू में आई सी है, इसमें फिर एयर में कितना है आर है। मतलब अब आपको क्या निकालना है, म्यू जी निकालना है। देखिए चाहे इसको इससे कंपेयर कर दो, ठीक है ना, चाहे इसको इससे कंपेयर कर दो, यहां वाली चीज अननोन कुछ नहीं, साइन 90 कितना होगा 1, म्यू ए भी 1 और साइन 90 कितना होगा 1। तो देखिए इसको ले रहा हूं, म्यू जी साइन आई इक्वल टू 1 हो गया, तो म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई, यही आपका आंसर है। म्यू जी पूछा गया था, म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसको नोट करो। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 4 रीजन बना दिए हमने, बहुत 1 2 3 4, जैसे रीजन 1 है, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4। एक लाइट रे, यहां से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट है, एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 4, इसका है एन नॉट बाई 8। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए मीडियम के, एन नॉट बाई 6 है शायद इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे इससे। तो
ये 4 रीजन है, 1 2 3 4 रीजन, ये इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए n0/2, n0/6, n0/8। एक लाइट रे थीटा एंगल से एंटर हुई है, ये थीटा एंगल है, एक लाइट रे थीटा एंगल से एंटर हुई है, थोड़ा सा ये थीटा एंगल से एंटर हुई है। अब देखिए क्या होगा, ये लाइट रे रीजन लिखा है द एंगल थीटा फॉर विच, द एंगल, क्वेश्चन क्या पूछा गया, एंगल थीटा फॉर विच लाइट रे, ये जो लाइट रे यहां से घुसी है, जस्ट मिसेस एंटरिंग रीजन 4, जस्ट मिसेस एंटरिंग रीजन 4। मतलब ये लाइट रे जो थीटा एंगल से यहां से एंटर हुई है, ये रीजन 4 में एंटर ना कर पाई, जस्ट मिसेस, मतलब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर बनना चाहिए, तो लाइट रे जो है ना क्रिटिकल एंगल है तो ऐसे कर चली जाएगी, इस रीजन में एंटर नहीं होगी। यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ है भैया। इसका मतलब यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाला, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो लाइट रे जो ना ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, समझो आप इस चीज को। यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तभी तो लाइट रे जो ना इस मीडियम में नहीं जाएगी ना। क्रिटिकल एंगल जस्ट मिसेस है, जस्ट मिसेस का मतलब क्रिटिकल एंगल ज्यादातर तो इसी मीडियम में आ जाएगी, क्रिटिकल एंगल पे जाएगी तो ये इस तरह से ग्लेज कर जाएगी, इस मीडियम में एंटर नहीं होगी। तो करना क्या है, यहाँ का एंगल थीटा, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, यहाँ का एंगल IC है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप लगा दो फार्मूला वही आपका। यहाँ R बराबर कितना हो जाएगा 90। तो देखो n0, अभी ये बताया था ना, μ1 sin I, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n0 sin थीटा। रीजन 4 में आ जाओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n0/8 और sin 90, एंगल 90। बस n0 से n0 कट जाएगा, sin 91 होता है, तो sin थीटा इक्वल टू 1/8, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/8। ये आपका आंसर रहा। थीटा की वैल्यू इतनी हो कि आपकी जो रे है वो रीजन 4 में एंटर नहीं होगी। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे TIR के बेस्ड। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक ही स्नेल्स लॉ लगता है एट द स्टेज ऑफ क्रिटिकल एंगल, वो आपको लगाना आना चाहिए। मल्टीपल मीडियम है तो इस तरह से स्नेल्स लॉ को ऐसे लगा सकते हो। तो बस कुछ है ही नहीं इसमें, बस बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको स्नेल्स लॉ नहीं पता है कि n1 sin थीटा इक्वल टू n2 sin थे, जिस रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी रीजन का एंगल लेना साइन के साथ और इनटू करते जाओ। जैसे देखो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था ये साइन थीटा, तो रटना नहीं कि साइन आई अपॉन साइन इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो दूसरे तरह से फार्मूला दिखने लगता है। तो बड़ा आसान है। तो चलिए अगला वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। वैसे तो ऑल्टरनेट वीडियोज आ रहे हैं 12th क्लास के, और आप बस रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया है मैंने स्क्रीन छोड़ दिया, पॉज करके आप नोट कर लें। तो रेगुलर स्टडी करते रहें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।